स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम भौतिक विज्ञान यानी कि आपका फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इस सेट को। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 2022 के जितने भी सेट्स थे उनको सॉल्व कर लेना। 5 सेट्स मैंने सॉल्व करवाए थे, सब्जेक्टिव भी करवाया था और ऑब्जेक्टिव भी करवाया था, तो इनको जरूर देख लेना क्योंकि वही पैटर्न है आपका। इस बार का पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं किया गया, बस एक टर्म में एग्जाम लिया जा रहा है। पहले वाले टर्म में तो आपका जो है टर्म 1 लिया गया था और टर्म 2 लिया गया था, और आपका अभी कंबाइन करके इसको एक टर्म कर दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है, बाकी आपके सेम पैटर्न है, सब कुछ वैसा का वैसा है जो पिछले साल हुआ था। तो आपको पिछले साल के पेपर्स पढ़ लेने हैं ताकि आप जो है अच्छे से स्कोर कर पाए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, निकालनी है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको निकालना है। पहले निकालने के बाद ही जो है हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो आपका कूलम, यहाँ पे जो चार्ज दिया गया है, एक कूलम दिया गया है, तो चार्ज की क्वांटिटी हमारे को दे रखी है। यहाँ पे चार्ज जो दे रखा है क्यू हमारे को दे रखा है 1 कूलम। ठीक है, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, हालांकि यहाँ पे हमारा कोई नेगेटिव नहीं है तो हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये आपको सभी को पता है। और ये जो चार्ज है इसका हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है क्यू का, आपको सभी को पता है, वो होता है Ne। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके जो है हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे को अगर n निकालना है, क्योंकि यहाँ पे संख्या निकालनी है, संख्या की बात हो रही है, तो संख्या क्या है आपका n है। ठीक है, नंबर्स निकालने हैं, तो नंबर्स जो हमारा n है, तो यहाँ से n अगर मैं निकालूं तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी यहीं छोड़ दूं तो Q/E जो है, E इसका हमारा फॉर्मूला बनता है। अगर हम यहाँ से इसमें Q की वैल्यू को रखें तो Q हमारे पास कितना गिवन है, तो Q देखोगे कि 1 कूलम दिया हुआ है, तो Q का मान हमने रखा 1 अपॉन में आपको E की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब जो है सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं, 1.6 है ना, इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 0 चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 10, और अपॉन में यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 16, और इंटू में क्या बचेगा 10⁻⁻19। ठीक है, और इसको अगर हम माइनस वाले 19 को ऊपर ले जाए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻19। ठीक है, अपॉन, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 16 का 16 आपका एज इट इज रहेगा। या फिर हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को 16 का डिवाइड करना है यहाँ पर 10 में, तो ये 10 छोटा पड़ रहा है, तो हम यहाँ से एक 0 इसको काउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 100। यहाँ पे हमने एक 0 जब इधर लिया तो यहाँ 19 था, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 10⁻18, और अपॉन में जो है आप जो है 16 कर दोगे। अब 16 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा आपके पास में, 100 को जब डिवाइड करोगे 16 से तो ये आ जाएगा 6.25। ठीक है, तो हमने जो है डिवाइड किसको किया, हमने 100 को ये वाले पार्ट को जो है इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इजी करने के लिए, ताकि हमारे को आसानी से सोल्यूशन मिल जाए, जिस तरह से ऑप्शंस दिए गए उसी तरह से। तो यहाँ पर आपका बचा क्या है हमारे पास, तो इसको डिवाइड करने पर 6.25 मिला, और इंटू में है 10⁻18, तो 10⁻18 जो है इसके पावर में है, तो हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 जो है इसका आंसर आया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और इसको समझते हैं। देयर आर 2 चार्जेस, 2 चार्ज दिए गए हैं, एक चार्ज दिया है +1 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है आपका +5 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ पर जो है रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम, इनके ऊपर जो बल कार्य कर रहा है उस कार्य का अनुपात जो है, उस बलों का अनुपात जो हमें बताना है। ठीक है, तो उन पे कार्य करने वाले बलों का अनुपात जो हमें निकालना है। सबसे पहले हम इसको अगर डायग्रामेटिकली समझें तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 बॉडीज है। सपोज करिए कि ये 2 बॉडीज हैं, मैं ले लेता हूँ, एक बॉडी ये है और एक बॉडी जो है आपकी ये है। ठीक है, ये 2 बॉडीज हैं जिन पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, और इनमें जो है ये एक्ट जो फोर्स करता है ये एक दूसरे की तरफ लगता है। तो इसका फोर्स जो है आपका, इसका फोर्स जो है इधर लगेगा, और जो इसका फोर्स जो है आपका इधर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्सेस काम करेंगे। क्लियर हुआ। अब जो बॉडी है आपके फर्स्ट वाली, इसमें आपको दिया क्या क्या है, तो फर्स्ट वाली बॉडी का चार्ज जो दिया गया मेरे को +1 माइक्रोकूलम दिया गया, तो +1 जो है माइक्रोकूलम जो है आपका इसका चार्ज दिया गया है। और यहाँ पर जो चार्ज दिया गया है दूसरा, ये दिया गया आपको +5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये 2 चार्जेस दी गई हैं। अब आपको पता है कि ये जो है दोनों फोर्सेस जो लगाते हैं, इस बॉडी का जो फोर्स है और इस बॉडी का फोर्स है, ये आपस में एक दूसरे पे लगता है, और दोनों के जो फोर्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं, अपोजिट भी होते हैं। तो इनके फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, ठीक है, एंड अपोजिट भी होते हैं। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है लगते हैं। ठीक है, दोनों चार्जेस पे। अब दोनों चार्जेस पे जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो फोर्स जो है वो ए के द्वारा बी पे लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ कि आपका जो कोई बॉडी ये ए है, ठीक है, ये बॉडी मान लिया हमने ए है या बी है, जो भी मान लिया आप, और ये वाली बॉडी आपकी बी है, तो ए और बी बॉडी है। अब इसमें एक मैंने आपको जो बताया है कि ये इक्वल और अपोजिट चार्जेस लगाते हैं। तो अगर इक्वल और अपोजिट चार्जेस लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है ए का बी पे लगेगा वो बराबर होगा फोर्स ऑफ बी जो ए पे लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे को हम कह सकते हैं कि भैया फोर्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ बी जो है बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो फोर्स ऑफ ए एक्टिंग ऑन बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बी एक्टिंग ऑन ए, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका अगर मैं अनुपात निकालूं, यानी कि आपका एफ ए बी बाई फोर्स ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल फोर्स लगाते हैं। अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं तो ये भी क्या होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, या कुछ भी हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका अनुपात जो है 1/1 आ जाएगा। यानी कि हम इसकी रेशो की बात करें तो 1:1 जो है इसका आपका अनुपात बनेगा बलों का। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा बी ऑप्शन जो है इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसका 1:1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी, सभी की कैपेसिटी कितनी दे दी है इसने, सी दे दी है, ध्यान रखना है आपको। आर एडेड इन सीरीज, सीरीज कनेक्शन में इनको डाला जाता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है, ठीक है। सी जो है 3 सांद्रित श्रेणी, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, समानांतर में तो है नहीं, श्रेणी क्रम में है, श्रृंखला क्रम लिखा हुआ है, जोड़े गए हैं, तब समतुल्य सांद्रित्र जो होगी वो हमको बतानी है। सबसे पहले अगर हम डायग्राम इसका ड्रॉ करें, तो अगर इसको हम डायग्राम से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आपका पहला कैपेसिटर लग जाएगा, उसके बाद जो दूसरा कैपेसिटर है कुछ दूरी पे आपका लग जाएगा, और तीसरा कैपेसिटर जो है वो कुछ दूरी पे लग जाएगा, ठीक है। इन तीनों की जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को देख ले, तो वैल्यू हमारे को इसकी दे रखी है सी, इसकी भी दे रखी है सी, और इसकी भी दे रखी है सी, तीनों जो है आपका श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में होते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें 1 में, ठीक है, सी इक्विवेलेंट जो है, ये सी इक्विवेलेंट कितना होता है, ये होता है आपका 1/c प्लस 1/c अगेन, क्योंकि सब सी दे रखे हैं, फिर 1/c, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर ये होता है तो इसको हम जो है फिर से फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे को सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा कितना, तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि 1/c इक्विवेलेंट जो निकल रहा है वो निकल जाएगा, सी तो इसका एलसीएम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे तीनों ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, यानी कि 3/c हो जाएगा। ये 1/c इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से अगर केवल सी इक्विवेलेंट निकाले तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जस्ट अपोजिट, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर c/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c/3। तो हमारे को यही निकालना था कि समतुल्य सांद्रित्र कितनी होगी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ रहा है c/3 आ रहा है, तो c/3 के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही होगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या बोला गया, एक होलो स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है, ध्यान रखना है कि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, अच्छा, इट विल बी, तो इसके अंदर जो है हमें बताना है विद्युत विभव कैसा होगा। तो एक खोखले गोलाकार चालक का धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, तो चालक को जो है धनात्मक रूप से आवेशित कर दिया, तो उसके अंदर विद्युत विभव का जो है मान हमें बताना है, तो वो कैसा होगा। तो एक खोखला गोलाकार चालक जो है, मान लेते हैं इस तरह का खोखला गोलाकार चालक है, और इस पे जो है ये कैसा है, चार्ज किया गया है, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इस पे जो है सारे के सारे जो क्यू है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको, पॉजिटिवली चार्ज जो है हम सब जगह दिखा सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जब आपका ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, ये गोलाकार चालक है, ये धनात्मक रूप से आवेशित है, तो इसके अंदर जो ई की वैल्यू होगी वो हमेशा शून्य होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन इसके बीच में जो विद्युत विभव होता है, इसमें जो अंदर विद्युत विभव लगता है, ये आपका कैसा होता है, तो ये यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, समान होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये बी जो है ये समान होता है, इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और वी जो है आपका यूनिफॉर्म होता है इस होलो के अंदर। और इस गोलाकार चालक की कोई ना कोई रेडियस होगी, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से आप रेडियस ले सकते हैं, मैं ले लेता हूँ, एक रेडियस बना लेते हैं हम। सपोज करते हैं कि इसकी एक रेडियस होगी जो कि इस तरह से मान लीजिए, या उल्टा हम बना सकते हैं इसको, ये आपकी एक रेडियस होगी, ठीक है, सेंटर से जाएगा तो ये रेडियस होगी, और इस रेडियस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सपोज करिए कि मैं इस रेडियस को आर मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये रेडियस आर है। अब इस पूरे गोले के लिए जो है हमारा पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का एक फॉर्मूला बनता है, तो उस फॉर्मूले को हम v इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ए क्यू बाई आर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका ये पॉजिटिव क्यू है तो क्यू पॉजिटिव हो गया, ठीक है, आर आपका रेडियस है, तो यहाँ पर जो v का मान निकलेगा वो कैसा निकलेगा, ये भी आपका कैसा निकलेगा, ये आपका v का मान जो है ये भी कैसा निकलेगा, तो ये भी हमारा पास पॉजिटिव आएगा यानी धनात्मक आएगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इस स्फेयर पे जो है कैसा पोटेंशियल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा v कैसा निकला, v जैसे समान है, ये तो हमें पता है कि इसके अंदर समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन v कैसा है, तो v जो है q की वजह से, क्योंकि q पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पर अपना ऑप्शन मैच कर सकते हैं कि इसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव और यूनिफॉर्म जो कि हमने लिखा है इसमें, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक और समान होगा। इसके बाद आते हैं हम 5वें प्रश्न पे।
इसमें दिया गया है वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, वी एक्सिस के साथ, ध्यान रखना है वोल्टेज के साथ बना रहा है ये, और वी डिनोट्स द वोल्टेज एंड आई डिनोट्स करंट, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाई, सिंपल बोला है कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ जो है आपको देखना है कि क्या है, इसमें वी के साथ में जो है एक कोण बनाता है जो कि थीटा बोल रहा है इसमें, ठीक है। वी आई ग्राफ में वी अक्ष के साथ एक कोण बनाता है जिसको इसने थीटा बोल दिया है, और ये वी वोल्ट को दर्शाता है, यहाँ पर वी जो है वोल्ट को दर्शाता है विद्युत, और आई जो है ये किसको दर्शाता है, विद्युत को दर्शाता है। कंडक्टर का प्रतिरोध इस प्रकार दिया जा सकता है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो आर इक्वल्स टू वी अपॉन में आई होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और वी आई ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो हमें ग्राफ भी बनाना देख लेंगे, तो ये आपका इस तरह से वी आई ग्राफ आपने देखा है 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं आप, तो इस तरह से आपका ये 90 डिग्री में ग्राफ बनता है, और इसमें जो आई वी आई आपका जो यहाँ पर हमारा एक तो इधर ये वी है, ठीक है, तो ये हमारा वी हो जाएगा, ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये वी दिया हुआ है, और ये है आपका करंट आई, ठीक है। इसके बीच का ग्राफ जो है वी आई ग्राफ बोल रहा है, और यहाँ पर जो है ये वी के साथ में जो है एक थीटा एंगल भी बना रहा है, तो हम सपोज करते हैं ये कोई है, इसमें जो है ये एंगल हमारे को दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू हमें थीटा दी गई है। अगर इसकी वैल्यू थीटा दी गई है तो दूसरे वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बचा हुआ एंगल है, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पूरा 90 है, ये वाला आई और वी के बीच में ग्राफ जो है 90 है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा एंगल है। अब जो है अगर हम इसका परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर ले लाइन, तो वो आपका वी दिखाएगा, यहाँ पे अगर मैं इस कोई भी लाइन मान लूँ, सपोज करो ये लाइन मान लेते हैं, तो और इसको भी थोड़ा सा आगे खींच लें, तो इस तरह से आपका ये क्या दर्शाता है, तो ये आपका शो करता है, ये वाली वैल्यू हमारे को शो करती है आई को, तो ये वाली वी रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली लाइन जो हमारे को आई रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर जो है हम सिंपली निकाल क्या सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि जो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा, यहाँ पर तो हमारे को ये थीटा के साथ दिया है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है ना, तो हम 10 90 माइनस थीटा ले लेंगे, ठीक है, हम 10 90 माइनस थीटा लेंगे क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो ये 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब कितना है वी बटे में आधार कितना है, बेस कितना है आई, वी अपॉन में आई, और ये वी अपॉन में आई मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके आर के बराबर। यानी कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है, और जो है ये किसके बराबर है, वी अपॉन आई के, और वी अपॉन आई किसके है, बराबर आर के। हमारे से पूछा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रतिरोध जो है कौन किस प्रकार दिया जाएगा, तो आर बराबर कोट थीटा होगा, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, द इक्वेशन ई समीशन ऑफ ई, जो टोटल ईएमएफ बराबर दे रखा है टोटल पोटेंशियल के बराबर, आई आर किसको डिनोट करता है, टोटल पोटेंशियल, तो ये आपका टोटल पोटेंशियल के बराबर है, तो ये कौन सा लॉ प्रेजेंट करता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे को दिया गया है जो टोटल आपका ईएमएफ है वो दिया गया है टोटल आपका वोल्टेज आई आर के, यानी कि ये हो गया, ठीक है, ये हमारे को इक्वेशन में दी गई है। अगर ये दोनों इक्वेशन में दी गई है तो मैं एक साइड में अगर इसको करता हूँ, क्योंकि इसको हमें इक्वेशन बनना होगा तभी हमें पता चलेगा कि इस लॉ की इक्वेशन है ये, तो यहाँ पे आपका जो है ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये समीशन ऑफ ई, इस साइड है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा ये समीशन ऑफ आई आर, और ये हो जाएगा इसके जीरो के इक्वल। अब जो है ये आपका समीशन ऑफ आई आर जीरो के इक्वल हो गया। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए कि जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें चाहे तो आप समीशन को हटा भी सकते हैं, क्योंकि समीशन जो है सभी में आ जाता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, समीशन अगर इसको इस तरह से लिख दूँ तो ई माइनस आई आर आ गया, ठीक है, ठीक है, पूरे का समीशन है ये, तो पूरे का समीशन जो है ई इक्वल्स ई माइनस आई आर आ गया, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो यहाँ पर जो है ये इक्वेशन, जो हमारी ये इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली इक्वेशन जो है आपने पढ़ी हुई है, और इसको जो है इस इक्वेशन को हम कभी कभी जो है सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ भी बोलते हैं, उसके अलावा इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और एक चीज़ और बोलते हैं, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को ये इक्वेशन जो है तीन तरह के नामों से जानी जाती है। हमारे पास ऑप्शंस कहाँ है, न्यूटन्स लॉ तो है नहीं, ठीक है, किरचॉफ थर्ड लॉ की बात ही नहीं है, ठीक है, आपका किरचॉफ जंक्शन रूल ये भी नहीं है, ठीक है, और किरचॉफ सेकंड लॉ, यस इसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समीकरण जो है वही आपका है और उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो इसमें आपका किरचॉफ का दूसरा नियम जो है साबित हो रहा है इस नियम के अनुसार जो है, ठीक है। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, The balancing length of a potentiometer is 120 centimeter on shunting the cell with the resistance of 4 ohms. The balancing point shift to a length of 60 centimeter. Then find the internal resistance of the cell. यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है पोटेंशियोमीटर की संतुलन की लंबाई जो हमारे को दे रखी है 120 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, और जो है सेल को 4 ओम के प्रतिरोध से संट करने पर जो है संतुलित बिंदु जो है 60 सेमी की लंबाई में बदल जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध जो हमें निकालना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, तो हमारे को दे रखा है यहाँ पे 120 है और ये 60 है, इसमें कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि हमारे पास में जो पहली लंबाई कौन सी है और दूसरी लंबाई कौन सी है, तो हमेशा हमारे पास एक जो है फॉर्मूला होता है जिसमें हम बोलते हैं L1 जो है
L1 जब भी होगा हमेशा L2 से जो है ये बड़ा होगा, ठीक है। तो L1 हमेशा L2 से बड़ा होगा। तो L1 हम देख सकते हैं यहाँ से कौन सा हमारा L1 है, तो L1 बराबर हो जाएगा 120, ठीक है, सेंटीमीटर है आपका। और L2 कितना हो जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर। और उसके अलावा जो है हमारे पास सेल का 4 ओम का प्रतिरोध जो दिया गया है वो R हमारे पास आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो 4 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। अब जो है हमारे को इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो R इक्वल्स टू क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है तो हम लिख लें, तो हमारा हो जाता है L1 अपॉन में L2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं -1 कर देते हैं और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में जो हमें पुट कर देनी है वैल्यूज़ को, और जो भी वैल्यूज़ हमारे पास पुट करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर करेक्ट आ जाएगा। L1 की वैल्यू है मेरे पास 120 और L2 की वैल्यू है मेरे पास 60, माइनस मुझे 1 करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई है R। अगर मैं इसको फिर से फर्दर सॉल्व करूँ तो सबसे पहले अगर हम इसको काटें तो ये कट जाएगा आपका 60 से 2 बार में, ठीक है। और 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 गुना R बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 2 गुना, ठीक है। R, अच्छा R की वैल्यू हमने रखी नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इंटू R की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 ओम है, यहाँ रखते हैं 4, और जो है ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4 ओम। तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इसका आंसर 4 ओम होना चाहिए। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम कब होगा हम अभी यही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल जो है वो अधिकतम हो। तो अधिकतम के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमारी फोर्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो हम लेते हैं उसको F इक्वल्स टू क्यू बी पी साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को काउंट करें, क्योंकि इसमें अधिकतम की बात कर रहा है, अधिकतम कब होगा, जब हमारे पास साइन का मान जो है 1 आ जाएगा। और साइन की वैल्यू 1 कब होगी ये भी हमें पता है, टेबुलर फॉर्म हमें याद है। तो इसको मैक्सिमम ले जाने के लिए हमारे पास साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो साइन थीटा है इसका मान हमारे पास 1 आना चाहिए। यानी कि साइन थीटा 1 के बराबर कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री होगी तो हमारे पास साइन 90 का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसका मतलब थीटा का मान हमें क्या लेना होगा, अधिकतम कब होगा, जब इसका वैल्यू हम 90 लेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन 70 टन्स कोइल ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया carrying a conductor of 20 ampere held with its axis at right angle to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 70 मोड़ यानी 70 कुंडलियों वाले कुंडल पर जो है कौन सा टॉर्क कार्य करेगा, कौन सा टॉर्क कार्य करेगा, जिसमें जो है आपसे जिसमें 20 एम्पियर की धारा समकोण पर जो है यहाँ पे दे दिया है राइट एंगल। ध्यान रखना ये राइट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा भी, ठीक है। समकोण पर 0.2 टेस्ला ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक होती है। यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं, सबसे पहले आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, इसमें एन की वैल्यू हमारे को दी गई है 70 टर्न्स, ठीक है। और यहाँ पे कोयल का एरिया जो दिया गया है वो एरिया भी हमें लिखना है। तो एरिया जो दिया गया है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 70 और एरिया जो है हमारे को 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ध्यान रखना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, अन्यथा आप गलती कर देंगे। तो इसको 400 को जो हम सेंटीमीटर में मीटर करेंगे तो 100 होता है। तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, 100 और फिर 100 दो जीरो और, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे 4 जीरो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास किस में आ गया, ये मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया हमने, ठीक है। अब आपके पास और क्या गिवन है, तो हमारे पास एम्पियर दिया गया है। एम्पियर क्या है, आपका करंट है। करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो आई इक्वल्स टू 20 एम्पियर गिवन है। उसके अलावा जो है इसमें जो दिया गया है समकोण पर है, ठीक है, राइट एंगल है, यानी कि इसमें साइन 90 दिया गया है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है, साइन 90 डिग्री। और इसके अलावा क्या दिया गया है, इसमें हमारे को चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वी की वैल्यू भी दी गई है। तो बी इक्वल्स टू आपको दिया गया है 0.2 टेस्ला, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमारे को दी गई है। अब हमारे को जो है इसको सॉल्व कर लेना है। हमारे को बस केवल आपको फोर्स का फॉर्मूला लगा देना है। तो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको, जेड इक्वल्स टू एन आई ए पी साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब टॉर्क के फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं तो जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एन मेरे पास कितना है, 70 है, 70 लिख लीजिए। उसके बाद में आई जो है वो कितना गिवन है, आई 20 है, 20 लिख लिया हमने। उसके बाद में ए जो है हमारे को एम्पियर, अच्छा एन आई ए जो है हमारे पास एरिया, ये हमारे पास 400 अपॉन 10,000 गिवन है, ठीक है। और इन टू में क्या है, बी है, बी जो हमारे को चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.2 टेस्ला। और इन टू में साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन में सारी वैल्यूज आ गई। अब इसको हम फर्दर जो है सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, जेड का मान जो है हमारे पास कितना होगा। तो पहले काट लेते हैं, यहाँ पर आपका ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कट गया।
उसके अलावा और क्या कट जाएगा, आपका ये 0 भी कट जाएगा और इसके बाद में ये 0 भी कट जाएगा। और कुछ बचा नहीं बचा, तो सब कुछ कट गया। तो हमारे पास बचा क्या है, 7 बचा, एक फिर इसमें से 2 बच गया, ऊपर 4 बचा और फिर आपके पास 0.2 भी बचा है। तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड को काउंट कर लें, 7 दूनी 14, 14 चौको 56, तो ये तो 56 आ गया। और इनटू में जो है आपका 0.2 है, तो 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये 11.2 आ गया। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास, और ये किस में आ गई, मीटर में। ठीक है, तो टॉर्क की वो वैल्यू जो है 11.2 आई। ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है, इसमें 8 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, ऑप्शन नहीं है, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है, इसको भी चेक कर लें। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यू 70 है, ठीक है, एन की वैल्यू हमने रख दी, ए की वैल्यू रख दी, आई की रख दी, साइन की रख दी, बी की रख दी। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज हमने रखी हुई हैं, और यहाँ पर भी 70 है, आपका 20 है, सब कुछ सही है, हमारे पास यही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए अमीटर बाय, यानी कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसको अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है राजस्थान बोर्ड में भी पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जो है आपका, उसमें हम क्या लगाते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका गैल्वेनोमीटर होता है। अब इसमें जो है ये आपका जी हो गया। ठीक है, अब इसके जो है हम क्या करते हैं, सिंपली पैरेलल में क्या करते हैं, हम एक संट जो है लगा देते हैं, इतना ही काम करते हैं। यहाँ पे एक संट लगा देंगे, तो इसमें पैरेलल में लगाना है, ध्यान रखना है कि ये पैरेलल होना चाहिए। तो हम इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से जो है सर्किट बनता है। कभी कभी ये सर्किट भी देता है और बोलता है कि ये बताओ ये सर्किट किस चीज़ का है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो है यहाँ पे जो संट लगाते हैं, ये कम प्रतिरोध होता है इस संट का। इस संट का क्या होता है, ध्यान रखना है आपको, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो, जो चीज़ समझा करो, इनका जो है कम प्रतिरोध होता है। कम प्रतिरोध का मतलब हो गया है सीधा सीधा लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस अगर इसका होता है तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है उसको देख लेते हैं। श्रृंखला में बड़े मान के, बड़ा तो लगाते नहीं है, इनका लो रेजिस्टेंस होता है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो है नहीं। समांतर में छोटे मान के संट प्रतिरोध जोड़ करके, ये सही है। और कोई ऑप्शन है श्रृंखला में छोटे मान का प्रतिरोध जोड़ करके, ये प्रतिरोध जो है छोटे मान का, और श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम में, श्रृंखला वाला तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर में बड़े मान का प्रतिरोध लगा करके, तो ये तो दोनों श्रेणी वाले तो गलत हो गए। समानांतर में से हमें कम प्रतिरोध वाला देखना है, तो यहाँ पर जो है छोटे मान का संट प्रतिरोध जो है लगाते हैं, तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा इसका। इसके बाद आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे, द एंगल ऑफ डिप एट द पोल एंड द इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। तो ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान क्या है, तो आपको तो ये याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एंगल ऑफ डिप, जिसको हम नमन कोण बोलते हैं, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को याद होगा ये चीज़। ठीक है, और इसके जो है वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज क्या होती हैं, दो जगह होती हैं, एक तो आपके ध्रुव पे होगा और एक आपका इक्वेटर पे होगा। ठीक है, तो इस थीटा की दो वैल्यू अगर हम बात करें, तो इसमें आपका जो है एक तो ध्रुव पे होती है, ठीक है, और एक होता है भूमध्य पे। तो जो है भूमध्य, ठीक है, और एक होता है आपका ध्रुव। तो इन दोनों जगह पे जो थीटा की वैल्यू होती है, इसका मान फिक्स होता है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान होता है इस जगह पे, वो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो थीटा की वैल्यू जो भूमध्य होता है यहाँ पर होती है 0 डिग्री। ठीक है, और जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव पे हमेशा जो है इसको 90 डिग्री माना जाता है। कितना, 90 डिग्री। तो ध्रुव और भूमध्य के बीच पूछा है, पहले आपको एंगल ऑफ डिप पोल का बताना है और इक्वेटर का बताना है। भूमध्य मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका पोल हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, आपका पोल होता है, सॉरी ये आपका पोल होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो आपका इक्वेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो, इस इक्वेशन के हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, पहले आपको जो बोल रहा है पोल और फिर इक्वेटर, तो पोल पे 90 और इक्वेटर पे 0, तो 90 एंड 0, उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारे पास देख सकते हैं 30 60 है, 0 90 और 45 90, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Whenever magnetic flux linked with an electric circuit change an EMF induced in circuit, this is called, ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है ना, जब कभी भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय प्रवाह बदलता है तो परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, फैराडे लॉ है ये, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसकी बात करते हैं, द पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज गिवन बाई। तो एसी का शिखर मान एक प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला हमारा जो होता है, आप जानते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उस रेजिस्टेंस के हिसाब से हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है B/R। ठीक है ना, और जब हम बात करते हैं किसकी, जो यहाँ पर आपको किसका शिखर मान जो है आपको निकालना है,
शिखर मान जो हमारा होता है वो आई नोट होता है, सभी को हमें पता है पीक वैल्यू को आई नोट से डिनोट करते हैं, और इसके नीचे रेजिस्टेंस एज इट इज रहता है, यहाँ पे आई है यहाँ पे आई नोट हो जाता है, ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, जो वोल्ट है आपका वो आपका ई नोट में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही आपका फॉर्मूला है, अगर इससे आपको हिसाब लग जाता है तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका पूछा है इसमें एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट। ओहो, बहुत सिंपल सा चीज है इसमें। ठीक है, आपसे क्या पूछा कि एलसीआर परिपथ में जो है ऊर्जा का क्षय होता है, किससे होता है? तो केवल रजिस्टर के द्वारा ही होता है, जो रेजिस्टेंस है वही करता है, इसमें आर ही रिस्पॉन्सिबल होता है और कोई रिस्पॉन्सिबल इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है, एलसीआर सर्किट में ध्यान रखना कोई भी नहीं, आपका जो है एल ये भी नहीं होता है, यानी कि आपका सी भी नहीं होता है, यानी कि एल बोल सकते हैं, इंडक्टेंस भी इसको जो है इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं करता है। ठीक है, और जो है कैपेसिटेंस भी नहीं करता, केवल केवल रेजिस्टेंस करता है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय जो है कौन करता है? केवल आर जो है करता है, रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, आर रजिस्टर बोलते हैं जिसको, यही करता है। ये ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर किसके लिए नियोजित किया जाता है, यानी कि इसका क्या कार्य है आप सिंपली जानते हो। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल भी आपको अच्छी तरह से पता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है ना, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है या फिर ये। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन पे अगर ये काम करता है तो इसको आप जानते हो कि इसमें जो है एक तरफ जो है आपका प्राथमिक कॉइल होता है और दूसरी तरफ जो है आपका सेकेंडरी कॉइल होता है। तो ये एसी ही लेता है और एसी ही देता है। तो हम क्या प्राप्त करते हैं? एसी से डीसी प्राप्त नहीं करते, एसी से एसी डीसी से एसी प्राप्त नहीं करते, हम इससे केवल एक एसी ही प्राप्त करते हैं। जो फ्लक्चुएशन है उसको जो है कम करके, कंट्रोल करके जो हम एसी प्राप्त करते हैं। ट्रांसफॉर्मर हमारे स्टेबलाइजर वगैरह में सब में लगे रहते हैं, ये क्या करते हैं? कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज जो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सुटेबल एसी देते हैं, इसीलिए तो हमारे जो है अप डाउन लाइट नहीं होती। स्टेबलाइजर लगाते हैं तो हमारे टीवी रेडियो पंखे जो पहले चलाते थे वो सब इसी से कंट्रोल करके चलाते थे ताकि कोई समस्या ना हो पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर किसके लिए नियोजित करते हैं? आपका जो है एक उपयुक्त एसी प्राप्त करने के लिए, एक उपयुक्त जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं ना, तो प्रत्यावर्ती धारा जो है प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस? तो मुक्त अंतरिक्ष में, यानी कि वैक्यूम हो गया ना, में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होगा? तो उसको वेग को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो उसको हम v से डिनोट करते हैं और वो जो है c के बराबर होता है। ठीक है ना, जो c होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है हम कह सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी आपका b नंबर जो है ये सही है। इसमें देखो आपका वेलोसिटी जो हम देते हैं वो होता है आपका 1 जो यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट में। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू जो है हम सी के बराबर ही मानते हैं। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है, यहाँ पे सी से डिनोट किया गया इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। और जो जिसका मान जो हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, बहुत खतरनाक स्पीड होती है। तो ये सी की वैल्यू क्या है? 1 में अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आप देख रहे हैं सी इक्वल्स टू 1 अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट दिया गया है, तो यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको सी से भी डिनोट करते हैं, तो कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए जो आपको बताता है इस तरह से। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स? तो ठोस अवस्था की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सभी को इसका आंसर पता होगा कि इसका जो है एक्सरे हम जो है उसका यूज करते हैं, तो हमारा आंसर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो है पूछा गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज, यानी परावर्तन के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहा जाता है? तो इसके आंसर से पहले आप इसको समझिए कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है ना, तभी जाके आपको, क्योंकि कई क्लास में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो जनरली क्या बोल रहा है कि आपकी कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, और उस पर कोई भी रे जो है जा रही है। ठीक है, तो सपोज करिए कि मैं एक रे ले लेता हूँ और रे जो है इसको यहाँ से जा रही है। ठीक है, अब ये रे जो है इस तरह से सीधी चली जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्शन हो भी सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जाएगी पूरी की पूरी। तो इसमें क्या बोल रहा है? एन एंगल ऑफ इंसिडेंस करोस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 इज कॉल्ड। तो ये क्या है? ये सीधी, जब इसको क्या है, कैसे जाती है? ये आपका जो है सीधा यहाँ निकल जाती है, इस जिस तरह से अभी जा रही है इस तरह से निकल जाती है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या आपका, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला आपका सीधा सीधा लाइन। ठीक है, और यहाँ से जो है ये इंसिडेंट रे है, किरण है। ठीक है, जो आपका जो है क्या अपवर्तन 90 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहा जाता है? अब ध्यान रखना है, जब ये कोई भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रे जो जाती है वो कुछ ना कुछ जो है अपवर्तन परावर्तन, यहाँ पे मैं ये सीधी लेके गया हूँ, हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पे भी ये टच करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो यहाँ पे अभिलंब भी होता है। तो अभिलंब जो है इससे हमेशा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या करता है? 90 डिग्री कोण पर रहता है। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से पता है ये बात। तो यहाँ पर जो है इसको 90 डिग्री बना देते हैं ताकि हमारे को और भी ज़्यादा बेहतरीन समझ में आए। तो यहाँ पर जो लाइन होती है, सपोज करिए मैं इस एरो से बना देता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम 90 डिग्री बना लें, तो इस तरह से ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसको अभिलंब बोलते हैं हम, ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है इस नॉर्मल में जो यहाँ पर ये एंगल जो बनता है इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल आई से डिनोट कर दिया इसको। ठीक है, और जो है ये इंसिडेंट एंगल जो है ना, इसी का जो नाम रखा गया है, अब देखो
ये जो आपकी गई सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये गई कहाँ, ये यहाँ से जो है इसने बोला क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये रिफ्लेक्टेड 90 हो जाती है, ठीक है, ये कैसी हो जाती है 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही सरफेस पे पहुंची तो ये सीधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन सीधी ना निकल के कैसे मुड़ गई, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था इसी पे इस तरह से मुड़ गई, ठीक है। अब ये इस तरह से मुड़ गई, ध्यान रखना आपको। अब ये इस तरह से जो आई थी और यहाँ से इस तरह से मुड़ गई और ये इस तरह से मुड़ गई, तो यहाँ पर जो है ये जो इनका कोण बन रहा है, ठीक है, ये वाला कोण बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसी को जो है हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हमारा आंसर क्या हो गया, हम चित्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझ पाए कि इसमें पूछ क्या रहा था, तो इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है, जिस एंगल की ये बात कर रहा है, तो क्रांतिक कोण बोलते हैं इसको। इसके बाद 19वां नंबर जो क्वेश्चन है, द लेंस फॉर्मूला इज गिवन बाई, हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, हम इसको लिखते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इफ द एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 डैश 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 देन इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय, बच्चों वाला बात कर दिया इसने तो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है यदि फोकल लंबाई f1 f2 के संपर्क में पतले लेंस की कोई संख्या है, फिर उनके संयोजन की समतुल्य फोकल लेंथ जो है किसके द्वारा दी गई है। यहाँ पर इक्वेशन आपको बतानी है, इक्वेशन तो आपको सादा सादा स्पष्ट है, आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि आपको जो है यहाँ पर आपको दे दिया गया एक, ठीक है, उसके बगल में आपको और दे दिया, लाइन से ऐसे दे दिए गए खूब सारे, ठीक है, इनको बोल रहा है ऐसे इस तरह से दिए गए, आपको 4-5 दे दिए, 6-7 दे दिए। अब ये डैश डैश करके मतलब नंबर नहीं बता रहा, तो ये सारे के सारे क्या दिए हैं, ये आपको f1 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको f2 दिया हुआ है, ये आपको f3, इस तरह से ये f5, ये डैश डैश सो ऑन, इस तरह से दिया गया है। अब जो है अगर ये इस तरह से दिया हुआ है तो इनकी जो समतुल्य जो होती है ना, समतुल्य फोकल लंबाई जो है उसको हम क्या बोलेंगे, जब ये f1 f2 तो सारे मिलाकर क्या बनेंगे, ये हमारे को f देंगे, ठीक है। एक और जो है आपका इस तरह का जो मिलेगा तो एक टोटल f देंगे, इन सभी को मिलाकर के एक टोटल f जो हमारे को देखने को मिलेगा वो टोटल f होगा। इस टोटल f का जो फॉर्मूला होता है उसको 1/f से हम शो करते हैं, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी पतले लेंस दिए गए इनको जोड़ देते हैं, तो 1/f1 हो गया प्लस 1/f2 हो गया, देन 1/f3 हो गया और सो ऑन चलता रहेगा, डैश डैश जितने भी हैं। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस में 1/f2 डैश 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 करते रहेंगे, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है भाई, आपका एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम किसको, इसको एंगल ऑफ डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं, हमारा जो है ये डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको डेल्टा को हम किसके बराबर लिखते हैं, तो इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, आपका इसको 1 मान लेते हैं, और जो है आपका इमरजेंस रे हो गई वो उसको 2 मान लेते हैं, तो ये दोनों का सम हो जाता है, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रिज्म के दो जो आपके रेडियस हैं आपके वो आपका R1 और प्लस R2, ठीक है। तो ये आपके रेडियस कह रहा हूँ जो एंगल है, ठीक है, तो उनको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो है इससे डिनोट होता है, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, तो देखो आपका फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि भैया ये जो है इंसिडेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और रिफ्लेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब जो है ए और बी दोनों ही सही हैं और बोथ ए बी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर का आंसर, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ही राइट आंसर हैं, इसके ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विचलन कोण, अच्छा इसी का है ये हिंदी वर्जन, विचलन कोण किस पे, अपवर्तन के कोण पर भी निर्भर करता है और घटना कोण पर भी निर्भर करता है, ए और बी दोनों ही इसमें सही ऑप्शन है। आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन पे, A double slit interference experiment is carried out in air में किया गया, एंटायर एलिमेंट इज डिप्ड इन द वाटर, और इसको वाटर में किया गया। फ्रेंच विड्थ जो आपको बतानी है, घटेगा कि बढ़ेगा। हवा में एक, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, हवा में एक डबल लिस्ट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबाया जाता है, फ्रिंज चौड़ाई जो है वो घटेगी या बढ़ेगी, ये आपको बताना है। तो देखो आपको जो है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसकी फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो हमारे पास जो है इसको हम फॉर्मूले से डिस्क्राइब करते हैं, जो कि आपका होता है लैम्डा डी, ठीक है, अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब जो है ये अगर हम बात करें कि अगर ये जो है पहले प्रयोग की बात करें, जो है ये हवा में हो रहा है, तो ये यहाँ पर जो है लैम्डा एयर मान लिया है ना, एयर का हवा का ये मान लिया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमने लैम्डा लिया है, यहाँ पे कॉमा लगा के हम कह सकते हैं कि ये जो लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ये किसको कर रहा है, एयर को कर रहा है, ठीक है, या लैम्डा एयर को, ठीक है। और जब इसको हम पानी में डुबोते हैं, इसी को, क्योंकि इसमें दिया तो नहीं है, कुछ भी रखना है आपको, फॉर्मूले से ही पता करना होगा, तो जब इसको हम पानी में डुबोते हैं तो क्या होगा, तो पानी में डुबोएंगे तो इसकी जो है विड्थ वो आपकी कुछ ना कुछ घटेगी या बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। और ये आपका डी अपॉन आ गया, और ये यहाँ पर जो है एक चीज़ जो है ये बीटा डैश है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। भाई पानी में अलग होगी, हवा में अलग होगी वेवलेंथ, तो यहाँ पर भी आपने लैम्डा जो ली है वो किसके लिए लिया, हमने वाटर के लिए लिया है, ठीक है। तो लैम्डा जो है ये डैश रिप्रेजेंट करता है वाटर का और बिना डैश का एयर का। इस तरह से ये विड्थ जो है आपकी एयर में है और ये विड्थ जो है आपकी वाटर में है। अब एक चीज़ आपको दोनों इक्वेशन से क्या दिखाई दे रही है कि जो बी आपका विड्थ जो है ना, ये इससे बिल्कुल किससे, लैम्डा से जो है कनेक्टेड है। अगर आपका विड्थ कम ज़्यादा होगी तो लैम्डा भी कम ज़्यादा होगा, या लैम्डा कम ज़्यादा होगा तो आपकी विड्थ भी कम ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ ये बात तो। अच्छा एक चीज़ जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, किसका, वाटर का, ये हमेशा ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से,
ठीक है, ये चीज़ हमारे को समझ में आई। ये तो हो गई आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। लेकिन जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा अगर हम इसकी बात करें, लैम्डा की बात करें, एयर में और वाटर में कैसे चलता होगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो आपका, अगर मैं लैम्डा की बात करूं, जो वाटर में लैम्डा है, ठीक है ना, ये आपका छोटा यानी कि कम हो जाता है, ठीक है, किससे? आपका एयर वाले से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब ये चीज़ आपको दो चीज़ें पता चल गई तो आसानी से आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं, वाटर में लैम्डा का मान जो है एयर में लैम्डा के मान से कम होगा, हम ये कह सकते हैं। सिंपली है ना। तो यही तो हमने इसमें पूछा है, फ्रिंज की चौड़ाई जो है किससे? लैम्डा पे डिपेंड करती है। अगर जो है वाटर में लैम्डा कम होता है, देख रहे हो कि वाटर में ये लैम्डा कम हो रहा है, लैम्डा डैश बन जा रहा है बी डैश से, बीटा डैश से, तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे बीटा क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा हमारा? घटेगी, यानी कि घटता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या पूछा गया? द वेव फ्रंट ड्यू टू द सोर्स ऑफ सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की बात कर रहा है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, जो मिरर पे हमारे जो डायग्राम बनते थे, तो रेज जो है इन्फिनिटी से आती थी वो पैरेलल होती थी, और जो रेज इन्फिनिटी को जाती थी वो भी पैरेलल होती थी, है ना। तो हमारी सारी रेज जो आती हैं, जितनी भी किरणें इन्फिनिटी से अनंत से आती हैं, वो सारी समानांतर होती हैं, और जो यहाँ से इन्फिनिटी को जाती हैं वो भी सारी समानांतर होती है। इसी के बेसिस पे तो हमारे डिश एंटीना वगैरह सब काम करते हैं, ठीक है ना। तो अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंगाग्र कैसा होगा? तो तरंगाग्र कैसा होगा? तो हमारा जो है ये सारे के सारे कैसे आते हैं? इन्फिनिटी से इस तरह से आते हैं। सपोज करो ऐसे आया, फिर एक और आपका इस तरह से आया, फिर से आपका इस तरह से आया, तो ये कंटिन्यूअस जो है इस तरह से आते रहेंगे, है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है ना, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर ड्रॉ करते हैं हम, इसका प्लेन, तो हमारा जो है कुछ इस तरह से जो है आपका ड्रॉ हो जाएगा प्लेन, ठीक है। देखने को मिलेगा कि इस तरह से आ रही है, पैरेलल से, क्या पैरेलल आती हैं, जो भी कोई प्लेन है उसके पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल आएंगी तो हमारा क्या हो गया? ये कैसा दिख रहा है आपको? प्लेन जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लेनर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी इन्फिनिटी से किरणें आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पैरेलल। और जितनी भी इन्फिनिटी को किरणें यहाँ से जाती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पैरेलल, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? समतल, ठीक है। अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगाग्र कैसा होता है? तो वो समतल होता है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। यहाँ पर विवर्तन की घटना पर आधारित है। किसके उस पे आधारित है? ये किस नियम पे आधारित है? आप सभी को विवर्तन की यानी कि इंटरफेरेंस की घटना तो पता ही है कि जो भी उसके अंदर एनर्जी होती है वो कभी भी लॉस तो होती नहीं है, ठीक है। या तो व्हाइट से ब्लैक में चली जाएगी या ब्लैक से व्हाइट में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे एनर्जी बच रही है, तो कंजर्व हो रही है, यानी कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे जो है, ऊर्जा का संरक्षण नियम पर जो है ये घटना आधारित होती है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार्ज ऑफ ए फोटोन इलेक्ट्रॉन इज। एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो फोटो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई सा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाम एक ही है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में हमने शायद डिस्कस किया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है ना। ये चार्ज होती है और ये नेगेटिव चार्ज होती है हमेशा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पर जो है आपका ABCD इनमें से कोई नहीं है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। 26 में पूछा गया द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो ताकत है ना वो इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है पर सेकंड जो है वहां पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत हमें निर्भर करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स की तीव्रता पर जो है हमें जो है उसको देखना होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंसिडेंट रेडिएशन जो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगी, यानी कि उनकी तीव्रता पे डिपेंड करती है। तो सी ऑप्शन जो है घटना विकिरण की तीव्रता पर, कितनी तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच रहे हैं उस पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करेगी। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय, सिंबल हैज देयर यूजुअल मीनिंग। तो द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E के एक पिंड की वृद्धि ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा दी जाती है? देखो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ जो है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है? H/P होता है। और एक चीज हमारे को ये भी ध्यान रखनी होगी कि P की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है √2m, ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है। तो आप सिंपली जो है कह सकते हो कि इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं पी की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? H/√2me, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आप देख रहे हो ये आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। पूछा गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्ली इज अबाउट। तो रदरफोर्ड के प्रयोग ने सुझाव दिया कि नाभिक का आकार लगभग कितना होता है। तो इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है, जो उसने सुझाव दिया था उसको कोई चेंज नहीं कर पाया था, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर तक होती है। तो सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण की दृश्यमान सीमा में के भीतर आती है? तो वो हमेशा दृश्यमान सीमा में जो आती है हमारी वर्णक्रमीय श्रृंखला, तो वो होती है हमारी बामर सीरीज, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बामर श्रृंखला। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्ली एमिट्स ए बीटा पार्टिकल, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्ली बी। तो यहाँ पर जो है एक रेडियोधर्मी नाभिक का बीटा कण जो है का उत्सर्जन करता है। तो पेरेंट डॉटर नाभिक जो है, तो देखो जो भी आपका कण होगा, ठीक है, जो भी आपका न्यूक्ली हो गया तो उसमें एक चीज ध्यान रखना आपको,
फर्मी मीटर व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। तो देखिए यहाँ पे बोल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या जो है 3.6 फर्मी मीटर है, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक क्या होने की संभावना है। देखिए ये आपको दे रखा है जो फर्मी मीटर में, ये क्या दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो आर इक्वल्स टू होता है आपका आर नोट ए टू द पावर 1/3, ठीक है, ये होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि आपको जो है यहाँ पर आर नोट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि आर नोट की वैल्यू जो है 1.2 FM होती है, ठीक है। ये हमारे को दोनों चीज़ें पता है। अब हमारे को जो है ये दी गई है और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो अब जो है इससे कंक्लूजन क्या निकल सकता है, यहाँ पर जो है आर की जगह क्या दिया गया है, तो आर की जगह मैं लिख लेता हूँ 3.6 इज इक्वल्स टू, अब जो है यहाँ पर आर नोट कितना है 1.2, तो 1.2 इंटू ए टू द पावर 1/3, ठीक है। फर्दर सॉल्व करें इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3.6/1.2, ठीक है। ये कट गया 3 टाइम्स में। अब जो है यानी कि ए टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू आ गया 3, और यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 इसकी पावर हो जाएगी 3 यानी कि 27, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो है कितनी हो जा रही है, 27 हो जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मास नंबर ऑफ न्यूक्ली कितनी हो जा रही है, 27 हो जा रही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन पे। इन रिजर्व बाइजिंग, अच्छा ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। इसमें आपको याद रखना है कि जो रिवर्स बाइसिंग होती है इसके अंदर जंक्शन पर जो है संभावित बाधा बढ़ जाती है, ठीक है ना। जो पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ये हमेशा याद रखना किसमें, रिवर्स बाइसिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा गया टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू ड्रॉप पर सिलिकॉन विद। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोप करने की आवश्यकता है। तो किसको डोप करेंगे हम, तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा इसमें, हम एल्युमिनियम को डोप करेंगे, ठीक है ना। एल्युमिनियम को डोपिंग करने से पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक जो है प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, इन सेमीकंडक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो आपने अच्छी तरह से इसका बेसिक पढ़ा हुआ है। और चालक में जो है आपके इलेक्ट्रॉन और जो कोटर है यानी कि छिद्र जो है, कोटर नहीं दिया इसमें, ठीक है, छिद्र जो है, होल्स जो हैं वो दोनों के दोनों जो है क्या होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, अंतिम प्रश्न है ये। इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज ए फ्रीक्वेंसी वी, अच्छा वी है, ठीक है। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज, तो आउटपुट निकलना है, ग्राफ से निकल जाएगा हमारा। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट में आवृत्ति वी होती है, तो धारा की आउटपुट आवृत्ति क्या होगी। तो सिंपली हम इसको ग्राफ से डिनोट कर लेते हैं कि हम जो है इस तरह से इसका ग्राफ बना लें। तो आपको जो है ग्राफ, इसका सभी के ग्राफ ध्यान रखना, इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो अच्छा, एक लाइन नीचे हमारे को इनपुट और आउटपुट दोनों ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इनपुट और आउटपुट इस तरह से बना लिए। अब जो है यहाँ पे हमारी वेव जाएगी, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, जितनी हाइट पे जाएगी, जितनी डिस्टेंस पे जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर वापस ऊपर आ जाएगी, फिर नीचे जाएगी, इस तरह से ये चलती रहेगी, ठीक है। इस तरह से ये कंटिन्यूअस जो है आपका ये इनपुट में हो जाएगा। और आउटपुट में क्या मिलता है, अगर आउटपुट की बात करें तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाला जो पॉजिटिव जो आपका ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉजिटिव है फिर देन नेगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, आउटपुट में। और जो है इसी के सेम आपका, इसी के सेम टाइप में जो है ये रहा ना आपका इस तरह से, ये जो नीचे आपका नेगेटिव में गया है ये आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या हमारे को पॉजिटिव पॉजिटिव दो प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ पर सिंगल जो था वो हमारे को नेक्स्ट आउटपुट में, इनपुट में जो सिंगल चीज़ थी वो हमारे को यहाँ पे डबल प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर इसका वोल्ट जो है इनपुट में वी था तो हमारे को यहाँ पे जो है 2V प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और ये था आपके पूरे जो है यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा और अच्छी तरह से जाना होगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी सब्जेक्ट्स मैंने केमिस्ट्री वगैरह जितने भी हैं आप पे डाल दी हैं, और अपकमिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्यू में हैं, वो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।